नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नीति शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज नंदग्राम गाजियाबाद से विषय अर्थशास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मुद्रा और बैंकिंग। मुद्रा और बैंकिंग के अंतर्गत भाग 2 आज पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम कुछ क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने भाग 1 में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली से संबंधित जो कठिनाइयां थी उनके बारे में, उन कठिनाइयों के समाधान के रूप में कैसे मुद्रा का उद्भव हुआ ये हमने जाना था। लेकिन बच्चों, मुद्रा को कैसे मैनेज करते हैं, उनका प्रबंधन कैसे होता है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, आज बैंकिंग के अंतर्गत हम ये जानेंगे। बच्चों, इस अध्याय के भाग 2 के पढ़ने के बाद आप जानेंगे बैंकिंग, वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंकों के कार्य, बैंकिंग व्यवस्था द्वारा साख का सृजन कैसे होता है, केंद्रीय बैंक, और बच्चों अंत में समझेंगे हम केंद्रीय बैंक के कार्यों के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं बैंक। बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा करने और जनता को ऋण देने का काम करती है, यानी कि ऐसी संस्था बच्चों जो हमारी जमाएं स्वीकार करे और जब हमें जरूरत हो तब हमें ऋण उपलब्ध कराए। लोग अपनी बचत राशि को सुरक्षा की दृष्टि से और ब्याज कमाने के लिए इन संस्थाओं में जमा करते हैं। हमारे 2 उद्देश्य होते हैं बच्चों बैंक में पैसा जमा करने का। एक तो हमें डर लगता है कि कहीं चोरी ना हो जाए या कुछ नष्ट ना हो जाए। दूसरा, यदि हम बैंक के पास रखते हैं तो कुछ ना कुछ हमें ब्याज जरूर मिलता है। अब देखते हैं वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं। वाणिज्यिक बैंक वे बैंकिंग संस्थान हैं जो जनसाधारण से जमा स्वीकार करते हैं और अपने अपने ग्राहकों को ऋण देते हैं। दिए जाने वाली ब्याज की दर उधार लेने वालों से वसूल किए जाने वाली ब्याज की दर से कम होती है। बच्चों, यहीं पर वाणिज्यिक बैंक मुनाफा कमाते हैं। वो जब हम उनके पास जमा करने जाते हैं तो हमें ब्याज कम देते हैं और जब हम उनसे लोन लेने जाते हैं तो हमसे ब्याज ज्यादा लेते हैं, और इन दोनों का जो अंतर होता है यही इनका लाभ होता है। इन 2 प्रकार की ब्याज दरों का अंतर ही बैंक का लाभ कहलाता है। हालांकि वाणिज्यिक बैंकों के पास मुद्रा जारी करने का अधिकार नहीं होता, लेकिन वे मुद्रा की पूर्तिकर्ता होते हैं। बच्चों, ये जो बैंक होते हैं इनके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं कि ये मुद्रा को निगमित नहीं करते, मुद्रा नहीं बनाते, लेकिन जो बनी हुई मुद्रा होती है, जो इनके पास होती है प्रारंभिक जमा, उससे ये कई गुना ज्यादा साख का सृजन कर लेते हैं। और ये साख का सृजन कैसे करते हैं ये हम अगली स्लाइड में जानेंगे। आइए सबसे पहले इनके कार्यों के बारे में देखते हैं। जमा स्वीकार करना इनका इम्पोर्टेंट और प्राथमिक कार्य होता है बच्चों। लेकिन ये जो जमाएं हमसे स्वीकार करते हैं ये ऐसे ही स्वीकार नहीं करते। ये हमारा अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें पैसे को डालते हैं। अकाउंट 4 तरीके के होते हैं, अब हम इनके बारे में जानेंगे। पहला होता है बचत खाता, दूसरा होता है चालू खाता, तीसरा होता है बच्चों सावधि जमा खाता, और उसके बाद आवर्ती जमा खाता। सबसे पहले हम देखते हैं बचत खाते को, यानी कि सेविंग अकाउंट को। बच्चों, इस अकाउंट को हम जनसाधारण लोग इसको यूज करते हैं। इसमें हम अपना खाता खुलवाते हैं। सरकारी कर्मचारियों का जो वेतन है वो भी इसी अकाउंट में आता है। इसमें वार्षिक जो ब्याज मिलता है वो 3% के लगभग मिलता है। चालू खाता, चालू खाता करेंट अकाउंट, ऐसा अकाउंट जो ज्यादातर बड़े बड़े कारोबारी यूज करते हैं, फर्मों के मालिक यूज करते हैं, उत्पादक वर्ग ज्यादातर इसी खाते को यूज करता है। इसका सबसे बड़ा मेन कारण होता है कि इसमें आप दिन भर में कई बार तो जमा कर सकते हैं और कई बार निकाल सकते हैं, लेकिन इस पर आपको ब्याज नहीं मिलता। बल्कि बैंकों को इससे रिलेटेड बहुत सारे काम करने होते हैं, जिसके कारण वो इस खाते
खाते पर फीस भी वसूल करता है। तीसरे नंबर पे आता है बच्चों सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता मतलब एक अवधि विशेष के लिए जब आप पैसा जमा करते हैं वो किस में करते हैं, सावधि बचत खाते में करते हैं। फिक्स्ड अमाउंट जमा करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इसको बोला जाता है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है और आप उसे 10 साल के लिए जमा करना चाहते हैं, तो आप जाते हैं बैंक के पास, बैंक आपको एक प्रमाण पत्र देता है और एक निश्चित समय अवधि यानी कि 10 साल पूरे होने पर ही आप निकाल सकते हो उस पैसे को। इस पर जो बच्चों ब्याज की दर मिलती है वो बचत खाते से ज्यादा मिलती है। अब लास्ट में हम देखेंगे आवर्ती जमा खाता यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट्स जो होती हैं। आप प्रत्येक महीने कुछ अमाउंट हर महीने एक निश्चित राशि जमा कर सकते हैं, इस पर भी ब्याज मिलता है। अगला कार्य देखें बच्चों, ऋण देना। ये भी बैंकों का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है और कह सकते हैं कि यही कार्य जो है इन्हें मुनाफा देता है बच्चों। ये जितना ज्यादा ऋण देंगे इनका मुनाफा उतना ही बढ़ेगा। जितनी जमाएं स्वीकार करेंगे उससे खूब सारा ज्यादा सृजन कर लेंगे ये साख का जितना ज्यादा सृजन करेंगे उतना ही इनका मुनाफा बढ़ता जाएगा। लेकिन इसकी भी एक कह सकते हैं कि शर्त है, आपको जो लोन लेना है वो उत्पादक कार्यों के लिए लेना है। आपको मध्यमकालीन, दीर्घकालीन, अल्पकालीन हर तरीके के ऋण उपलब्ध हो सकते हैं इन बैंकों के द्वारा, लेकिन आपको जमानत के तौर पर कुछ ना कुछ जरूर रखना पड़ता है। तीसरा जो कार्य है मुद्रा का हस्तांतरण करना। मुद्रा का हस्तांतरण मतलब एक स्थान से आप दूसरी जगह मुद्रा को भेज सकते हैं। सपोज डैट आप लखनऊ में रहते हैं और आपको पैसा बेंगलोर में भेजना है या फिर किसी अन्य दूसरे देश में भेजना है, आप कहीं भी पैसा भेज सकते हैं। यह आपके लिए सरल भी है और समय की बचत करने वाला भी है। एजेंट या अभिकर्ता संबंधी कार्य। बच्चों जो लोग असमर्थ रहते हैं अपने संपत्ति के प्रबंधन के लिए, जो शारीरिक या मानसिक रूप से इतने कैपेबल नहीं हो पाते कि वो अपने पैसे को मैनेज कर सके, तो ये काम भी बैंक पूरी तरीके से कर देता है, लेकिन इसके लिए भी वो कुछ फीस लेता है। अगला कार्य है बच्चों साख का निर्माण करना। ये जो बैंकें होती हैं जिनके पास जितना जमा होता है इससे कई गुना ये साख का सृजन कर लेते हैं। प्राथमिक जमा से जब द्वितीयक जमा की ओर बढ़ते हैं उसी दौरान उनकी साख का सृजन हो जाता है, जो हम अगली स्लाइड में विस्तार से समझेंगे। अगला देखते हैं वित्तीय मामलों पर सलाह देना। जिन लोगों को गाइडेंस चाहिए होती है, मार्गदर्शन चाहिए होता है, समय समय पर निवेश संबंधी, बचत संबंधी, ब्याज की दर क्या चल रही है, आगे क्या चलेगी, इस तरीके की जो जानकारियां चाहिए तो ये भी हमें बैंक देता है। ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम और क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी हमें वाणिज्यिक बैंक उपलब्ध कराते हैं। आजकल बच्चों ये बहुत ज्यादा चलन में आ गया है। ई बैंकिंग इसी को बोलते हैं। आप अपनी रेलवे की टिकटें बुक करा सकते हैं, बीमा की राशि जमा कर सकते हैं, स्कूल की फीस जमा कर सकते हैं, बिलों का भुगतान कर सकते हैं और अपना इंश्योरेंस भी आप ऑनलाइन करा सकते हैं। सारी फैसिलिटीज ऑनलाइन भी बैंक प्रोवाइड करा रहे हैं। मोबाइल बैंकिंग, जब आप विभिन्न बैंकों के एप्स अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं प्ले स्टोर में जाके, तो यही ऑनलाइन सुविधा है आपको मोबाइल पे भी मिल जाती है। इसके बाद आता है एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो बच्चों क्रेडिट का मतलब होता है साख। आपके पास मान लीजिए बैंक में 50,000 रुपए हैं,
लेकिन आपको अर्जेंट में 70,000 रुपए निकालने हैं तो आप क्रेडिट कार्ड से निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको बैंकों से परमिशन लेनी पड़ेगी। विनिमय पत्रों की कटौती करना। यदि आपके पास विनिमय पत्र उपलब्ध हैं तो आप वो बैंकों में ले जाकर रख सकते हैं और उसके एवज में भी ऋण प्राप्त कर सकते हैं। बैंक अधिविकर्ष यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट। बच्चों, ये भी एक तरीके का क्रेडिट लेना ही कहलाता है। स्पेशली ये करंट अकाउंट पे इसकी फैसिलिटी मिलती है। मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए हैं तो आप बैंक की परमिशन से 60,000 रुपए निकाल सकते हैं, लेकिन आपको एक निश्चित समय के बाद ब्याज देना होगा। लॉकर की सुविधा देना। बच्चों, यदि आपके पास संपत्ति है, हीरे जवाहरात हैं, बहुमूल्य जो रत्न हैं वो हैं, यदि आपके पास इम्पोर्टेंट कागजात हैं तो उसके लिए भी बैंक लॉकर की सुविधा देता है यदि आप घर में नहीं रखना चाहते हैं। और इस पर भी आपको प्रत्येक वर्ष फीस देनी होती है, शुल्क देना होता है। लास्ट में देख रहे हैं बच्चों हम आंकड़ों को एकत्रित करना और प्रकाशित करना। ये भी काफी इम्पोर्टेंट काम होता है व्यापारिक बैंकों का। व्यापारिक बैंक हर साल अपने आंकड़ों को प्रकाशित करते हैं। इनके आंकड़े विश्वसनीय होते हैं और जो निवेशक होते हैं, उत्पादक होते हैं, वो इन्हीं की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, जिसके कारण इनको रिस्क कम लेना पड़ता है और मुनाफा ज्यादा होता है। तो बच्चों, हमने अभी समझा वाणिज्यिक बैंक के कार्यों के बारे में। ये जो कार्य हैं, यही कार्य हम जनमानस को के विकास में सहयोग देते हैं। बच्चों, अब आता है बैंकिंग व्यवस्था द्वारा साख का सृजन कैसे होता है। इसको समझने से पहले हम दो मान्यताओं को लेके चलेंगे कि बच्चों, सारी बैंकें एक ही होती हैं क्योंकि वो एक से कार्य करती हैं और हम सभी जितने भी लेन देन करते हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, वो सब कुछ बैंक के माध्यम से ही करते हैं। इन दो मान्यताओं के लेने के बाद अब हम चलते हैं कि साख का सृजन कैसे करेंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। व्यापारिक बैंक जमा स्वीकार करने तथा ऋण देने की प्रक्रिया के दौरान साख मुद्रा का सृजन करते हैं। मुद्रा निर्माण की प्रक्रिया का आधार प्रारंभिक जमा एवं द्वितीयक जमा है। प्रारंभिक जमा जो प्रारंभ में जमा की गई हो बैंकों में, और द्वितीयक जमा जब वो जो प्रारंभिक जमा होती है बच्चों, उसे जब बैंक ऋण देते हैं लोगों को और वो ऋण के बाद जब वो उनका उपभोग करते हैं, वो पैसा जब फिर से बैंकों में जाता है, वो जमा द्वितीयक जमा कहलाती है। अन्य शब्दों में उसको व्युत्पन्न जमा यानी कि जो प्राथमिक जमा से उत्पन्न हुई हो वो जमा द्वितीयक जमा कहलाएगी। साख के सृजन को बच्चों हम एक छोटी सी टेबल के द्वारा समझेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष ने या लोगों ने मिलकर 1,000 रुपए किसी बैंक में जमा किए। बच्चों, बैंक में जो जमा पैसा होता है वो बैंक अपने पास तो रखती नहीं है, जिसको ऋण की जरूरत होती है वो उसको ऋण दे देती है। उसने मान लीजिए 200 रुपए नगद कोष में रखकर 800 रुपए का ऋण किसी व्यक्ति विशेष को दे दिया। अब ये 200 रुपए नगद कोष में क्यों रखे? मान के चलते हैं कि केंद्रीय बैंक ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 20% तक का आरक्षण लोगों को बोला है, बैंकों को, कि आपको नगद कोष में रखना है, क्योंकि जो जिनकी वो मांग जमाए हैं वो कभी भी मांग सकते हैं यदि उन्हें तरलता की जरूरत होगी। तो 20% बैंक जो है वो अपने पास तरल रूप में रखेगी और उसके बाद जो बचेगा वही वो किसी को ऋण देगी। ये कोई भी परसेंट हो सकता है, लेकिन ये बैंक डिसाइड नहीं करेगी कि कितना परसेंट रखना है, ये केंद्रीय बैंक ही डिसाइड करता है। तो जो ऋण दिया उसने 800 रुपए,
तो वो ऋण भी कोई ऋणी अपने घर में रखेगा नहीं, वो भी मार्केट में लगाएगा, और जब वो लगाएगा तो पैसा फिर से घूम के बैंक के पास पहुंच जाएगा। अब जो 800 रुपए दोबारा पहुंचा है उसमें से फिर से वो यही काम करेगा, 20% नगद कोष में रखेगा, और जो बचेगा वो पैसा किसी को ऋण दे देगा। 640 रुपए 20% फिर से रखा, फिर उसने 20% रखा 128 रुपए, और फिर से 512 रुपए। ऐसे करते करते वो ऋण देता चला गया। बच्चों, ये किस सीमा तक देगा, कहां तक साख का सृजन करेगा, ये डिपेंड करता है नगद कोष पर। मान लीजिए 20% है तो 5 गुना दे सकता है, 5 गुना जमाएं आ जाएंगी। यदि ये नगद कोष आरबीआई ने बोल दिया कि 50% रखना है आपको, एलआरआर या सीआरआर कुछ भी, यदि आपने 50% रखा तो आप सिर्फ दुगना साख का सृजन कर सकते हो। साख का सृजन मुख्य तौर पर नगद कोष अनुपात पर ही डिपेंड करता है। यदि ये कम होगा तो सृजन ज्यादा होगा, और यदि ये ज्यादा होगा तो सृजन कम होगा। बच्चों, जमाएं जितनी होंगी वो ऋण को बना रही हैं। देखो, 1000 जब जमा हुआ तो 800 रुपए का ऋण दिया गया, और ऋण जब दिया गया तो वो फिर से वो जमा आ गया, तो ऋण ने फिर से जमाएं उत्पन्न कर दी। कह सकते हैं कि जमाएं ऋण को उत्पन्न करती हैं और ऋण जमाओं को उत्पन्न करते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है साख गुणक का, 1/CRR। जितना परसेंट होगा उसी हिसाब से साख का सृजन होगा। लेकिन बच्चों, इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। यदि आप हम सभी विकास ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, हम ज्यादातर लेन देन कैश में करना चाहते हैं, तो फिर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। वित्तीय लेन देन पूरी तरीके से बैंकों पर डिपेंडेंट होना चाहिए। वहीं से पैसा आए और वहीं पर पैसा जाए। हम छोटी से छोटी चीज यानी कि टॉफी, बिस्किट्स भी यदि हम इसे बैंक के थ्रू खरीदते हैं, तब ये प्रोसेस पूरी तरीके से ऐसे ही काम करेगी। बच्चों, अब चलते हैं केंद्रीय बैंक की तरफ। ये बैंक क्या करती है, कैसे कार्य करती है। किसी भी देश का सर्वोच्च बैंक होता है केंद्रीय बैंक। संबंधित देश के विधान के अंतर्गत इसे कुछ विशेषाधिकार यानी कि ऐसे अधिकार जो विशेष रूप से सिर्फ इसी को ही मिले हों, तथा शक्तियां प्राप्त होती हैं जो अन्य बैंकों को प्राप्त नहीं होती। केंद्रीय बैंक वह संस्था होती है जिसे सामान्य जनहित में मुद्रा की मात्रा में विस्तार तथा संकुचन की व्यवस्था करने का दायित्व सौंपा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसे 1 अप्रैल 1935 में 5 करोड़ की चुकता पूंजी से चालू किया गया था। हर देश में बच्चों अपना अपना एक केंद्रीय बैंक जरूर होता है, जो मुद्रा का निगमन करता है, नियंत्रण करता है, बहुत सारी चीजों को अपने अंडर में रखता है, ताकि अर्थव्यवस्था स्थिरता के साथ साथ विकास की ओर बढ़ सके। हमारे देश में जो केंद्रीय बैंक है बच्चों, उसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि अभी आपने देखा 1935 में 5 करोड़ की चुकता पूंजी से चालू किया गया था। इसमें से कुछ ना कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी बोर्ड परीक्षा में आते हैं, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। देखते हैं बच्चों केंद्रीय बैंक के कार्य। सबसे पहले नंबर पे है मुद्रा का निगमन। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था कि मुद्रा का निगमन सिर्फ केंद्रीय बैंक करती है। 1 रुपए का नोट और सिक्के ये भारत सरकार और उसके बाद के जितने भी नोट होते हैं वो केंद्रीय बैंक जारी करती है। इसके एवज में वो कुछ विदेशी मुद्रा, प्रतिभूतियां या स्वर्ण 40% के लगभग रिजर्व रखती है और उसके अंगेंस्ट वो मुद्रा का निगमन करती है। सरकार के बैंक के रूप में भी कार्य करती है बच्चों केंद्रीय बैंक। समय समय पर
केंद्रीय बैंक सरकार को परामर्श देती है, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे ब्रिज बनवाना, हॉस्पिटल्स बनवाना, एजुकेशन देखना, डिफेंस देखना। तो इस मामलों में गाइडेंस की बहुत जरूरत पड़ती है। हो सकता है जैसे सरकार बुलेट ट्रेन चलाना चाह रही हो और उसके लिए कितना निवेश करना पड़ेगा, उसमें कितनी लागत लगेगी, किस तरीके से वो काम किया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि उसके कारण कोई और विभाग, कोई और जगह पे हमें थोड़ी बहुत हानि या लॉस की संभावना देखने को मिले। तो इस तरह का गाइडेंस भी सरकार को वो समय समय पर देती रहती है। बैंकों के बैंकर के रूप में भी केंद्रीय बैंक कार्य करती है बच्चों। जो रिश्ता हमारा बैंकों के साथ होता है, हमने वाणिज्यिक बैंकों के बारे में पढ़ा कि वो हमारी जमाएं स्वीकार करते हैं, वो हमें अल्पकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ साथ वो हमें परामर्श भी देते हैं। तो यही काम बैंकों के लिए रिजर्व बैंक करती है। समय समय पर उनको आंकड़े उपलब्ध कराती है ताकि उनको भी रिस्क कम हो और रिटर्न ज्यादा मिले। अर्थव्यवस्था को सही गति देने के लिए इन बैंकों का सहयोगात्मक होना जरूरी होता है, लेकिन उसका सहयोग कौन देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। साख नियंत्रण एवं मौद्रिक नीति। साख को नियंत्रित करने की एक छोटी सी विधि आपने अभी देखी थी, CRR वाली। उस तरीके से वो कितना ही गुना कम या ज्यादा साख का विस्तार, संकुचन केंद्रीय बैंक कर सकती है। बच्चों, इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, उपकरण होते हैं, जैसे बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, खुले बाजार की क्रियाएं। लेकिन कोरोना पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 30% तक आपका सिलेबस कम कर दिया है। कृषि साख व्यवस्था, कृषि से संबंधित साख की भी व्यवस्था केंद्रीय बैंक स्पेशली करती है और इसके लिए उसने लघु कृषक खिड़की बनाई है, जिसमें उनसे रिलेटेड समस्याओं पर फोकस किया जाता है, उनसे रिलेटेड प्लानिंग की जाती है, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए, कृषकों को प्रशिक्षण देने के लिए और उनकी विकास की गति को बढ़ाने के लिए स्पेशल कार्य किए जाते हैं रिजर्व बैंक द्वारा। विशेष ऋण सहायता। समय समय पर बच्चों, व्यापारिक बैंक के सामने भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे वो कई मामले में ज्यादा ऋण दे दिया या कहीं NPA बढ़ गया। तो इस कारण जो अन्य व्यापारिक बैंक हैं वो किसी पर्टिकुलर व्यापारिक बैंक का सहयोग नहीं करती। ऐसे में वो किसकी खिड़की का दरवाजा खटखटाता है? रिजर्व बैंक का। इस पूरे अध्याय को बच्चों एक सारांश के माध्यम से भी देख लेते हैं कि इस पूरे अध्याय का सारांश क्या है, सार क्या है। इस अध्याय का सारांश यह है कि मुद्रा के माध्यम के बिना वस्तुओं के विनिमय को वस्तु विनिमय कहते हैं। मुद्रा साधारणतया विनिमय का स्वीकार्य कार्य माध्यम के कार्य से विनिमय को सुगम बनाती है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में लोग मुख्य रूप से 2 उद्देश्यों से मुद्रा धारण करते हैं, अंतरण उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य, यानी कि निवेश करने के लिए और रोजमर्रा के विनिमय के लिए। करेंसी नोट और सिक्के व्यापारिक बैंकों द्वारा रखी गई मांग और आवधिक जमा आदि आते हैं। भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। यह बाह्य आघातों से मुद्रा पूर्ति का स्थिरीकरण भी करता है, यानी बाहरी दुनिया से भी जब कोई प्रॉब्लम आती है उससे रिलेटेड समस्याओं का समाधान भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। चलिए बच्चों, अब कुछ अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक का बैंकों का बैंक कार्य समझाइए, यानी कि जो केंद्रीय बैंक होता है वो किस तरीके से बैंकों का बैंक कहलाता है, क्या कार्य करता है ऐसा। तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंक से क्या तात्पर्य है। तो बच्चों, इन प्रश्नों का उत्तर आप अपने घर पर लिखकर देखेंगे। आगे हम चर्चा करेंगे
सरकारी बजट के बारे में, ये क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, पूंजीगत व्यय क्या होते हैं, उपभोग व्यय क्या होता है, सार्वजनिक और निजी वस्तुएं किस तरीके से होती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।